Hello guys, I Aros Sadia welcomes you to my YouTube channel AS Classes. I hope all of you are doing well. In today's lecture, we are going to start with class 10th Geography chapter 3 named as Water Resources. As you know, class 10th Geography book consists of 7 chapters and we are on third one. In the first chapter, we have discussed about what are resources. Anything that is available to us by nature and that satisfy our needs are called as resources. In that chapter, we have discussed about the natural resources and human-made resources, right? And we have also discussed about land and soil as the resource. Then in chapter 2, we have discussed about forest and wildlife as a resource. And now today, we are going to start with water as a resource. All of us know that Earth is covered with water. Earth is regarded as a blue planet. Why it is regarded as a blue planet or why it is called as a blue planet? Because 3/4 part of Earth is covered with water. Right? Water. 3/4 of our Earth is covered with water. But only small portions account for fresh water. That is 3% and that can be used. And out of this 1% is only fit for drinking पर्पस. हम ये तो बोलते हैं कि अर्थ जो है क्या है, ब्लू प्लैनेट है. देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ एज वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स एंड इट गेट रिन्यूड एंड रिप्लेनिश्ड विद टाइम. ठीक है, बहुत ज्यादा वाटर हमारे पास प्रेजेंट है. बट सिर्फ और सिर्फ 1% water out of this 3% of fresh water is apt for drinking. मतलब हमारे पीने के लिए, हमारी डेली नीड्स को फुलफिल करने के लिए only 1% of water is available to us. We have discussed water as a renewable resource. Now in this chapter we are going to discuss about sources of fresh water. हमें ये fresh water जो है 1% of fresh water जो है हमारे apt है for drinking purpose, वो हमें कहाँ से मिलता है. We are going to discuss about this. What causes scarcity? हम ये तो बोल रहे हैं कि water जो है एक renewable resource है. Abundance of water is present on earth as 3/4 part of earth is covered with water. But फिर भी हम ये देखते हैं कि बहुत सारी जगह पे स्कार्सिटी ऑफ वाटर हो जाती है. ठीक है, ड्राउट्स आ रहे हैं, बारिश ना होने के कारण, ठीक है, पूरी क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हो जाती हैं. तो ये जो वाटर की स्कार्सिटी है ये क्यों होती है, दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. अब हम ये पढ़ेंगे इसमें नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन. क्या नीड है कि हम इस वाटर को बचाएं, राइट? और क्या मेजर्स हैं जो हमें लेने चाहिए फॉर वाटर कंजर्वेशन. ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. Now before starting of this chapter, एक छोटा सा brief introduction ले लेते हैं. वाटर साइकिल क्या होती है? वाटर साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ हाइड्रोलॉजिक और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. होता क्या है वाटर साइकिल के अंदर? इट डिस्क्राइब्स द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर. वाटर का कंटिन्यूस मूवमेंट हो रहा होता है ऑन, अबव एंड बिलो द सर्फेस ऑफ अर्थ. अगर सिंपल भाषा में समझे तो जो वाटर हमारे ग्राउंड पे प्रेजेंट है वो एवोपरेट होता है, वो जाता है क्लाउड्स में. क्लाउड्स में जाके वो वाटर वेपर्स फॉर्म करता है, क्लाउड्स फॉर्म करता है. आफ्टर दैट वो क्लाउड्स में जो वाटर वेपर्स होते हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में नीचे गिरते हैं. और वही जो नीचे गिरते हैं वही हमारी क्या कहलाती है? बारिश कहलाती है. और वही बारिश का पानी हमारा कहाँ स्टोर हो जाता है? अंडर दी ग्राउंड. और वही हमारे वाटर लेवल्स जो है उनको क्या करता है? रिप्लेनिश करता है. तो यही है हमारी वाटर साइकिल. अगर हम इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे हमारी ये वाटर बॉडीज है. ठीक है, यहाँ पे हमारे पानी प्रेजेंट है. ये सन है, सन रेज से यहाँ पे ये पानी जो है ये एवोपरेट हुआ और ये कहाँ चला गया? क्लाउड्स में. क्लाउड्स में जाके ये इसने क्या बनाया? वाटर वेपर्स. अब ये वाटर वेपर्स को जब लो टेम्परेचर मिलता है तो ये क्या है? ये जो वेपर्स है, गैशियस फॉर्म है, ये किसमें कन्वर्ट होने लग जाता है? लिक्विड में. ठीक है, और ये वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म कर लेते हैं. और जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म कर लेते हैं 0 डिग्री के ऊपर तो ये प्रेसिपिटेशन होता है, मतलब बारिश होने लग जाती है. अब ये जब पानी नीचे गिर रहा है तो ये पानी क्या है? हमारी बारिश है. और ये हमारे किसको फिल कर देती है? रिवर्स को, पॉन्ड्स को. जब ये जो पानी है ये ग्राउंड के अंदर चला जाता है, ग्राउंड में स्टोर हो जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? जमीन में जो है रिस जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? ग्राउंड वाटर. रन ऑफ क्या होता है? जब ये किसी भी एक्विफर में नहीं जाता और ये क्या है? पहाड़ों के बीच में से बहने लग जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रेश वाटर होता है. ये रन ऑफ कहलाता है. दिस इज आवर वाटर साइकिल. ये हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, बट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि व्हाट इज वाटर साइकिल. वाटर साइकिल में क्या क्या स्टेजेस आती हैं?
एवोपरेशन होता है, देन कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, सब्लिमेशन, इनफिल्ट्रेशन एंड देन ग्राउंड वाटर एंड रन ऑफ। आई होप इट इज क्लियर। Now discussing about water as a resource, as a renewable resource, we have understood what is water cycle. Now we are going to start with sources of fresh water. जैसे कि हमें पता है वाटर जो है, अर्थ इज कवर्ड विथ 3/4 पार्ट ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, बट ओनली 3% ऑफ वाटर इज अवेलेबल इन the form of fresh water, and out of this 3% of fresh water, only 1% of water is fit for our drinking purpose. तो अब हम इसमें ये पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जिससे हमें फ्रेश वाटर जो है उसकी अवेलेबिलिटी होती है या हमें फ्रेश वाटर मिल जाता है। सबसे पहले प्रेसिपिटेशन, जैसे कि मैंने आपको वाटर साइकिल में बताया था, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, रेनफॉल होना, राइट। वाटर वेपर्स गॉट कन्वर्टेड इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स एंड come down on the earth on the surface in the form of rain. ये precipitation होता है। इससे हमें क्या है, फ्रेश वाटर मिलता है। उसके बाद सरफेस वाटर, सरफेस वाटर क्या है, जितना भी पानी हमारे रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स इसके फॉर्म में प्रेजेंट है, दैट इज सरफेस वाटर, वो भी फ्रेश वाटर है। आफ्टर दैट ग्राउंड वाटर, हमने जैसे कि वाटर साइकिल में पढ़ा था, ग्राउंड में जाके जो वाटर अक्यूमुलेट हो जाता है ग्राउंड के अंदर, उसे ही क्या बोला जाता है, ग्राउंड वाटर। और इस ग्राउंड वाटर को भी हम यूज करते हैं किसके, अपने यूजर्स के लिए, अपने ड्रिंकिंग पर्पस वगैरह के लिए। फिर ग्लेशियर्स एंड आइस, जो स्नोई एरियाज होते हैं उसमें ग्लेशियर्स, आइस पिघल जाता है, वो किसका फॉर्म ले लेते हैं, वाटर वेपर्स का, और वो कैसा एक सोर्स है, फ्रेश वाटर का सोर्स बन जाते हैं। आई होप इट इज क्लियर दैट सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि वाटर जो है अबंडेंस में प्रेजेंट है, रिन्यूएबल रिसोर्स है, रिप्लेनिश हो जाता है, बट ये वाटर की स्कार्सिटी क्यों होती है, हमने ये सुना है ना, पानी की कमी है, इतने दिन से पानी नहीं आ रहा, वाटर शॉर्टेज हो रही है, बट व्हाई दिस थिंग अराइजेस, ये चीज होती क्यों है। तो सबसे मेन कारण वाटर स्कार्सिटी का इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। हमारी जो अर्थ है उस पे जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है। पोल्स में ग्लेशियर्स हैं, कहीं पे रिवर्स हैं, कहीं पे बिल्कुल भी रिवर्स नहीं है। तो जो ये वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है ये बहुत ही ज्यादा क्या है, अनइवन है। जैसे कि हम राजस्थान को बोलते हैं इट्स अ डेजर्ट, दैट मीन्स यहाँ पे पानी की क्या है, शॉर्टेज है, यहाँ पे पानी की क्या है, स्कार्सिटी है। सो सबसे मेन कारण वाटर स्कार्सिटी का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। फिर हमारी जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है, तो पॉपुलेशन को पानी की नीड है, पानी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी हर चीज के लिए, डेली पर्पस के लिए, तो ये भी एक कारण बन रहा है। फिर हम क्या कर रहे हैं, वाटर जो हमारे पास अवेलेबल है हम उसको भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हम वाटर पोल्यूशन करके उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और अनफिट बना रहे हैं अपने ड्रिंकिंग पर्पस के लिए या अपने यूटिलाइजेशन के लिए। नाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन का हमने सबने पता है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो क्या कर रहा है, एक्सप्लॉइट ही कर रहा है किसको, वाटर को, बिकॉज दे आर डायरेक्टली डंपिंग देयर वेस्ट इनटू वाटर। नाउ ये जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो वाटर को बहुत ज्यादा हाइट से नीचे फेंका जाता है, सो दैट हम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। तो ये सारे कॉजेस क्या हो रहे हैं जिसके कारण क्या क्रिएट हो रही है, वाटर स्कार्सिटी। बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज इज दैट अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन आवर अर्थ सरफेस। अब हमने ये तो पढ़ लिया, वाटर स्कार्सिटी हो रही है, वाटर पोल्यूशन, हमें पता है कि हम वाटर को क्या है, पोल्यूट कर रहे हैं उसमें इम्प्योरिटीज को डालकर। बट ऐसे क्या कॉजेज हैं जो वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं, हम क्या है, अपना कचरा लेते हैं जाके पॉन्ड्स लेक्स में फेंक दिया, लोग नहा रहे हैं उसमें, कपड़े धो रहे हैं, ठीक है, तो ये सब क्या कर रहे हैं, हम गंदा कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट जितने भी हैं, हम जो पेस्टिसाइड्स हैं वो वाटर में ड्रेन हो रहे हैं, फर्टिलाइजर्स, तो ये सारी चीजें मिलकर क्या कर रही हैं, वाटर को पोल्यूट कर रही हैं और अनफिट बना रही हैं किसके लिए, हमारे यूज। क्या क्या मेजर्स लिए जाते हैं टू कंजर्व वाटर रिसोर्सेज। तो सबसे पहले ऐसा तो है नहीं कि वाटर की नीड सिर्फ हमें अब पड़ रही है कि हम उसको कंजर्व करें, नहीं, पहले भी वाटर की रिक्वायरमेंट्स हुआ करती थी और लोग क्या है, वाटर को कंजर्व किया करते थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर क्या था वाटर को प्रिजर्व करने का एंशिएंट टाइम्स में।
In the 4th century BC, Allahabad has sophisticated water harvesting system. अब water harvesting system में क्या आता है कि हम जो water हमें available हो रहा है हम उसको क्या करें, preserve कर लें ताकि हम उसको आगे use कर सकें. तो ये कहाँ पे शुरू हुआ, इलाहाबाद में. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या करा, डैम्स का कंस्ट्रक्शन. डैम्स किस चीज के काम आते हैं कि हम जो वाटर है उसको उसमें सेव कर सकें और बाद में हम उसको इस्तेमाल कर सकें. ठीक है. लेक्स का कंस्ट्रक्शन कराया ताकि लोगों को क्या है, पानी मिल सके. एंड इरिगेशन सिस्टम उसने बिल्ड करवाया. किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने. भोपाल लेक बिल्ड इन 11th सेंचुरी वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक ऑफ इट्स टाइम. सबसे बड़ी लेक कौन सी उस टाइम की थी, भोपाल लेक. Now in 14th century, Iltutmish constructed a tank in Hauz Khas, Delhi for supplying water in Siri Fort area. उसने क्या कंस्ट्रक्ट करा दिया, एक टैंक. ठीक है. ये सारी क्या है, टेक्निक्स हैं जहां पे हम क्या है वाटर को प्रिजर्व कर सकते हैं. जैसे कि टंका हो गए, वहां पे हम वाटर को प्रिजर्व कर सकते हैं. ठीक है. ये सारे क्या है, मेजर्स हैं जो कि पुराने टाइम में, एंशिएंट टाइम में लोगों ने लिए वाटर को कंजर्व करने के लिए. अब देखते हैं अब हम क्या कर रहे हैं, डैम्स. डैम्स क्या होते हैं, a barrier constructed to hold back water and raise its level, forming a reservoir used to generate electricity or supply water. डैम्स क्या होते हैं, हम ये देखते हैं कि रिवर्स पे जो है डैम्स बना दिए गए. जैसे कि कोटा में है, चंबल है, उसके ऊपर डैम्स बने हुए हैं. कोटा में राज है, राणा प्रताप सागर डैम है, बीसलपुर डैम है जिसे हम बोलते हैं बीसलपुर से हमें क्या है, पानी मिलता है. कोटा में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है. तो उन डैम्स पे क्या है, उनको एक पर्टिकुलर हाइट पे बनाया जाता है जिससे क्या है हम वाटर को प्रिजर्व भी कर सकते हैं. उसके अंदर हम वाटर सेव भी कर लेते हैं और उससे हम क्या है, अपनी नीड्स भी पूरी करते हैं. व्हाट आर आवर नीड्स, हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं हमारे डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए, बाकी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हम क्या वाटर सप्लाई भी कर रहे हैं. ठीक है. अब एडवांटेजेस क्या हुए डैम्स बनाने के. सबसे पहला एडवांटेज क्या हुआ, इरिगेशन पर्पस. ठीक है. फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, वाटर सप्लाई, फ्लड कंट्रोल. जब फ्लड की कंडीशन लगती है तो भी हम क्या है वाटर यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं. डैम्स का स्ट्रक्चर, डैम्स जो होते हैं वो कैसे स्ट्रक्चर के होते हैं, तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे टिम्बर डैम और एम्बैंकमेंट डैम होते हैं और हाइट के उस पे लो, मीडियम एंड हाई डैम्स होते हैं. तो ये क्या है, मेजर्स हैं जो कि हम क्या है अडॉप्ट कर रहे हैं वाटर रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए. हमने पढ़ा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर क्या प्रेजेंट था एंशिएंट टाइम में. उसके बाद हमने पढ़ा डैम्स क्या है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मल्टी प्रोजेक्ट्स, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स. अब मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के हमने डैम पढ़ लिया. डैम्स को ही, लार्ज डैम्स को ही हमने क्या बोल दिया, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स में आ जाएंगे. इनका पर्पस क्या है, सेम, हेल्प्स कंट्रोलिंग फ्लड, फ्लड कंट्रोल करने में, वाटर सप्लाई करने में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने में ये डैम्स क्या है हमारी हेल्प करते हैं. और ये जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स है इनको बेसिकली लार्ज डैम्स, बड़े लेवल पे डैम्स कंस्ट्रक्ट कर दिए गए हैं ताकि वो क्या कर सके, वाटर को कंजर्व कर सके, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके, वाटर सप्लाई कर सके हमारे डोमेस्टिक पर्पस के लिए और इंडस्ट्रियल पर्पस बोथ. ठीक है. इनसे क्या है 22% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके और सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सके. ये कॉजेज हैं किसके, क्यों हमने ये स्टार्ट किया प्रोजेक्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स. अब कुछ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि ये है क्या. सबसे पहला इज दामोदर वैली कॉर्पोरेशन. दामोदर वैली कॉर्पोरेशन क्या है, ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स है वाटर कंजर्वेशन के लिए. और इसमें ये कहाँ पे बनाया गया, जब भी हम पढ़ते हैं डैम्स, तो डैम्स हमेशा किसी ना किसी रिवर के ऊपर बनाया जाता है और उससे हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी रिवर पे बनाया गया और ये कितने स्टेट्स को वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं, कितने स्टेट्स इससे बेनिफिशियरी हैं. ठीक है. तो इसमें ये कौन सी रिवर पे बनाया गया, दामोदर रिवर पे. और इसके बेनिफिशियरी स्टेट्स कौन है, झारखंड और वेस्ट बंगाल. फिर भाखड़ा, नागर, ये सतलज रिवर पे बनाया गया और ये किस किस को पानी प्रोवाइड कर रहा है, राजस्थान को, पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश. हीराकुंड बिल्ड ऑन महानदी प्रोवाइड्स वाटर टू स्टेट उड़ीसा. उड़ीसा में वाटर प्रोवाइड करने के लिए कौन सा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स है, हीराकुंड. फिर है हमारा कोसी, ये कोसी रिवर के ऊपर ही बनाया गया और इससे कौन से बेनिफिशियरी स्टेट हो रहे हैं, बिहार और एक हमारी नेबरिंग कंट्री दैट इज नेपाल. फिर आता है चंबल, बिल्ड ओवर रिवर चंबल. चंबल पे जो डैम बनाया गया है कोटा बैराज. ठीक है. और ये जो है इसके बेनिफिशियरी स्टेट्स कौन है, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान. अब हमने ये तो पढ़ लिया कि हाँ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स होते हैं, बट इनकी एडवांटेजेस क्या है. एडवांटेज, इरिगेशन, एग्रीकल्चर में हमें हेल्प करता है,
हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है हाउस होल्ड के लिए, दैट इज डोमेस्टिक पर्पस और इंडस्ट्रियल पर्पस दोनों में 22% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है हाइड्रो इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। वाटर सप्लाई करता है इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी और हमारे हाउस होल्ड दैट इज डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी। पिसीकल्चर में, फिश ब्रीडिंग में हेल्प होती है एंड सॉइल का कंजर्वेशन करते हैं। बट ये तो सारे हमने पढ़ लिए कि एडवांटेजेस होते हैं, डैम्स के कंस्ट्रक्ट कर दिए, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बना ली, बट इनके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अब इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, जहां पे भी डैम्स बनाए जाते हैं वहां की जो लोकल पॉपुलेशन है उसको वहां से शिफ्ट कर दिया जाता है, मतलब हटा दिया जाता है कि आपको यू हैव टू मूव फ्रॉम दिस प्लेस टू सम अदर। तो उससे क्या होता है, उनका लाइवलीहुड भी लॉस्ट हो जाता है। ये थे हमारे मेथड्स, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, और कौन से मेथड्स हैं जो हम अडॉप्ट कर रहे हैं वाटर कंजर्वेशन के लिए। अब हमने ये पढ़ा कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, इसमें हमने पढ़ लिए थोड़े मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। अब हम पढ़ेंगे, हमने ये पढ़ा ना कि डिस्प्लेसमेंट लोकल कम्युनिटीज और इसमें क्या लाइवलीहुड हो जाती का लॉस हो जाता है। तो अब इसमें ऐसे कौन से मूवमेंट्स थे जो इन प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट स्टार्ट किए गए, हम वो पढ़ने वाले हैं। मूवमेंट अगेंस्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तो पहला मूवमेंट है नर्मदा बचाओ आंदोलन। मूवमेंट अगेंस्ट सरदार सरोवर डैम बीइंग बिल्ड अक्रॉस नर्मदा रिवर इन गुजरात। ये मूवमेंट कहाँ हुआ था, गुजरात में। नर्मदा बचाओ आंदोलन कौन सी रिवर पे, सरदार सरोवर डैम हुआ था नर्मदा रिवर पे, राइट। नाउ इसमें हुआ क्या था, मोबिलाइज ट्राइबल पीपल, मतलब वहां पे जो लोग रह रहे थे उनको मोबिलाइज, वहां से मूवमेंट हो रहा था, उन पीपल्स को हटाया जा रहा था, फार्मर्स, एनवायरमेंटलिस्ट एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। अब इस जो मूवमेंट था, आंदोलन था, इसका मेन मोटिव क्या था, एनवायरमेंटल इश्यूज रिलेटेड टू ट्रीज सबमर्ज्ड अंडर द डैम। इनका मेन इशू क्या था कि जितनी भी ट्रीज थी वो सब क्या सबमर्ज हो रही थी डैम के कंस्ट्रक्शन से, और ये लोग वो नहीं चाहते थे। सेकेंड इज पीपल डिस्प्लेस्ड थ्रू देयर रीजन। दूसरा क्या था, जो लोग थे उनको डैम के कंस्ट्रक्शन के बाद उन लोगों को वहां से कहीं और मूव कर रहे थे और उससे क्या है, दे लॉस देयर लाइवलीहुड्स। तो वो दो मेन रीजन थे जिसके कारण नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया। दूसरा इज तहरी डैम प्रोजेक्ट। एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट थे जिनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा, लेट दी एंटी तहरी डैम मूवमेंट। इन्होंने एक एंटी तहरी डैम मूवमेंट स्टार्ट किया था 1918 में, जो कब तक चलता रहा, 2004 तक। और इसमें क्या हुआ था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाउन हैबिटेट्स एंड एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द वीक इको सिस्टम। इनका भी वही रीजन था। और ये कौन सी रिवर पे बना था तहरी डैम प्रोजेक्ट, भागीरथी रिवर पे। थर्ड इज गुजरात में राइट हुआ था, कहाँ पे, साबरमती रिवर के बेसिन पे। और ये क्या था, क्यों हो रहा था, क्योंकि वहां पे वाटर का सप्लाई नहीं हो रहा था। नाउ कृष्णा, गोदावरी डिस्प्यूट। यहाँ पे कृष्णा क्या है, गोदावरी डिस्प्यूट हुआ जिसमें ऑब्जेक्शन रेज किया गया कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने रिगार्डिंग द डाइवर्जन ऑफ मोर वाटर, ताकि मोर वाटर जो था कोयना का बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, की उनको ज्यादा पानी दिया जाए ताकि वो किसमें यूज कर सके, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स में। तो ये सारे क्या थे, मूवमेंट्स थे जो कि हमारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट स्टार्ट किए गए। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स क्या थे, लार्ज फॉर्म ऑफ डैम्स, और इनका मेन पर्पस क्या था, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, वाटर सप्लाई करना, सॉइल इरोजन से प्रोटेक्शन करना, पिसीकल्चर जो फिश ब्रीडिंग है उसमें हेल्प करना। बट इनके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी थे जिसके कारण क्या है, हमें मूवमेंट स्टार्ट करने पड़े फॉर आर प्रोटेक्शन, फॉर आर लाइवलीहुड। Water harvesting. The collection of water from surfaces on which rain falls and subsequently storing this water for later use. अब देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या हो रही है, जब रेन गिर रही है सरफेस पे तो हम वहां से क्या है उस वाटर को प्रिजर्व कर रहे हैं और अपने फ्यूचर यूज के लिए उसको सेव कर रहे हैं। दैट इज व्हाट रेन वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स। ठीक है, अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है इसके मेन कारण क्या है, पर्पस क्या है कि हम क्यों कर रहे हैं, टू इंक्रीज द डिमांड ऑफ वाटर। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं, हमें क्या है पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो रही है, स्कार्सिटी ऑफ वाटर इंक्रीज हो रही है। तो इसलिए उसको फुलफिल करने के लिए हमने क्या स्टार्ट कर रहे हैं, हम रेन वाटर हार्वेस्ट करना, टू रिड्यूस रन ऑफ, टू सप्लीमेंट डोमेस्टिक वाटर। दीज आर दी पर्पस के हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो स्टार्ट करनी पड़ी। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो ठीक है, पर अब हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग को करेंगे कैसे, अलग अलग मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग को करते हैं। अब जैसे गुल्स और कुल्स बना दिए जाते हैं जिसमें रेन का जो वाटर है उसको हम स्टोर कर लेते हैं। ये कहाँ पे होता है, वेस्टर्न हिमालयाज, जो किसके काम आता है, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। फिर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन राजस्थान। राजस्थान में क्या होती है, रूफ टॉप मतलब रूफ के ऊपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं
और वहां पे क्या करते हैं ये लोग, पानी को कैचमेंट्स के अंदर रिजर्वर के फॉर्म में सेव कर लेते हैं और फिर उसको अपने डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए बाद में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अंडरग्राउंड टैंक्स और टंकास फॉर स्टोरिंग वाटर इन बीकानेर, फालौदी एंड बाड़मेर। अब ये क्या होता है, बीकानेर, फालौदी और बाड़मेर में ये लोग क्या करते हैं, जमीन पे क्या करते हैं, बड़े बड़े रूम्स के साइज के टंकी बना लेते हैं और उसके अंदर जितना भी रेन वाटर आता है उसको स्टोर कर लेते हैं और जब बाद में इनको रिक्वायरमेंट होती है तो उस रेन वाटर को ये लोग यूज कर लेते हैं, उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ये बहुत ही कॉमन फॉर्म है वाटर को कंजर्व करने का। नाउ बैम्बू ड्रिप इरिगेशन इन मेघालय। अब ये बैम्बू ड्रिप इरिगेशन क्या है, ये जो है ये मेघालय में हुआ है। इसमें क्या करते हैं ये लोग, टैपिंग स्ट्रीम एंड स्प्रिंग वाटर फॉर इरिगेशन बाय यूजिंग बैम्बो पाइप्स। बैम्बो पाइप्स के अंदर ये लोग क्या करते हैं, वाटर को सेव कर लेते हैं, कंजर्व करते हैं। फिर इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन एग्रीकल्चरल फील्ड कन्वर्टेड इनटू रेनफॉल स्टोरेज स्ट्रक्चर्स लाइक खटीन और जोहर्स। खटीन और जोहर्स ये भी क्या है, ये एंशियंट फॉर्म्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन, हम जिसमें वाटर को कंजर्व करते थे वो है। फिर आता है पालर पानी। द रेन वाटर विच इज स्टोर्ड इन अंडरग्राउंड टैंक्स इज पोर्टेबल वाटर इज कॉल्ड एज पालर पानी। ये देखो पालर पानी क्या होता है, टंकियों में जो हम पानी को सेव कर लेते हैं रेन वाटर को, उसको बोलते हैं पालर पानी। और ये प्योरेस्ट फॉर्म है, हम पीने में इस्तेमाल जिस पानी को कर सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था टंका और टंकीज, ठीक है, ये कहाँ पे ज्यादा बनती है, बीकानेर में, फालौदी में और बाड़मेर में। वहां पे क्या होता है, रेन होती है तो वो लोग उस टंकी में सारा पानी वो इकट्ठा कर लेते हैं और उसको अपने ड्रिंकिंग और अदर डोमेस्टिक पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हो गए कुछ मेथड्स जिसके थ्रू हम क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। नाउ नोट, इन गेंदाथुर एक विलेज है मैसूर कर्नाटक में। वहां पे क्या है, उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम 200 घरों के अंदर इंस्टॉल किया है कि 200 घर उस गेंदाथुर विलेज के ऐसे हैं जहां पे ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो रही है, ये हमें याद होना चाहिए। और तमिलनाडु जो है पूरे इंडिया में सिर्फ एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसने ये रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी करा है और एक पनिशेबल ऑफेंस बनाया है जिन्होंने ये चीज नहीं कर रखी है अपने घरों में। So that's all for our chapter today named as water resources. In this chapter we have discussed water as a resource, why we need to conserve it, why water scarcities are rising in our country or in the world, right? And how we can conserve water and methods to conserve water. That's all for our lecture today. If you people like my video, then please do like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.